इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पश्चिमी एशिया की राजनीति। आप पश्चिमी एशिया कह सकते हो या मध्य पूर्व यानी कि मिडल ईस्ट कह सकते हो या फिर अरब जगत कह सकते हो, तीनों की एक ही बात है। तो पश्चिमी एशिया की राजनीति में सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी भूमिका, उसके बाद में पढ़ेंगे विवाद के मुद्दे, यानी कि पश्चिमी एशिया में विवाद के मुद्दे कौन कौन से हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे अरब स्प्रिंग या अरब बसंत, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे तेल कूटनीति, ऑयल डिप्लोमेसी। तो सबसे पहले देखते हैं भूमिका, यानी कि पश्चिमी एशिया की राजनीति में क्या महत्वपूर्ण है और जो विवाद हैं वो विवाद किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फिलिस्तीन तुर्की साम्राज्य के अधीन था। 1918 में यह क्षेत्र ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें ब्रिटेन ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। कौन से क्षेत्र पर? फिलिस्तीन वाले क्षेत्र पर। ब्रिटेन के विदेश मंत्री वाल्फोर द्वारा घोषणा की गई कि इस क्षेत्र में यहूदी लोगों के लिए अलग राष्ट्र बनाया जाएगा। तो जब फिलिस्तीन वाला क्षेत्र ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि जो ये फिलिस्तीन वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र में यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाया जाएगा। इसके कारण यहूदी लोगों के लिए अलग राष्ट्र के निर्माण की मांग को गति मिली। विश्व के अनेक क्षेत्रों से यहूदी लोग यहाँ आकर बसने लगे। हिटलर की तानाशाही से परेशान होकर बड़ी मात्रा में यहूदी आने लगे। तो जब ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में यहूदियों के लिए एक अलग देश, एक अलग राष्ट्र बनाया जाएगा, तो विश्व के कोने कोने से यहूदी यहाँ आकर बसने लगे। अधिक संख्या में यहूदी आने के कारण यहूदियों और स्थानीय निवासियों यानी कि मुसलमानों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो जो यहाँ के मूल निवासी थे वे थे मुस्लिम या अरब लोग, और यहाँ पर जब अधिक मात्रा में यहूदी आ गए तो यहूदियों और मुसलमानों के बीच संघर्ष होने लगा। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों ने महासभा में प्रस्ताव रखा। महासभा ने 56% भूमि इजराइल को और 44% भूमि फिलिस्तीन को दे दी। तो जब यहूदियों और मुसलमानों में संघर्ष होने लगा तो ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों ने महासभा में प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव के द्वारा एक नया देश बना जिसका नाम हुआ इजराइल, जो यहूदियों का देश बना, और उस इजराइल को यहाँ की 56% भूमि दी गई। बची हुई 44% भूमि पर फिलिस्तीन का अधिकार माना गया। इस तरह 1948 में इजराइल स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन फिलिस्तीन ने इसे स्वीकार नहीं किया। यासिर अराफात पीएलओ के माध्यम से संघर्ष करने लगे। पीएलओ की फुल फॉर्म है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फिलिस्तीन मुक्ति संगठन। उनकी मृत्यु के पश्चात हमास, फतेह जैसे आतंकवादी संगठन आंदोलन चलाने लगे, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिलिस्तीन ने 2012 में यूएनओ में स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे केवल पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया। तो ये तो इसकी भूमिका। अब देखते हैं विवाद के मुद्दे, यानी कि जो इजराइल है, जो यहूदियों का देश है, और जो दूसरे मुस्लिम राष्ट्र हैं या जो फिलिस्तीन है,
उनके बीच में कौन कौन से विवाद के मुद्दे हैं। तो सबसे पहला है शरणार्थी समस्या। युद्ध एवं तनाव के समय इस क्षेत्र से लोग पड़ोसी देशों जैसे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन आदि में विस्थापित हो गए। ये देश इन शरणार्थियों को वापस इजराइल भेजना चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने इन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। इजराइल का कहना है कि शरणार्थियों की वापसी से उसकी सामाजिक संरचना तथा अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो पहला विवाद कौन सा हो गया? शरणार्थियों की समस्या। दूसरा है जॉर्डन नदी जल विवाद। जॉर्डन नदी लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा इजराइल से होकर गुजरती है। इसके जल बंटवारे को लेकर विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण ने 33% जल इजराइल को तथा 67% अरब राज्यों को दिया, लेकिन इजराइल इस निर्णय को नहीं मानता तथा अधिकांश जल का प्रयोग करता है। इसके माध्यम से वह नागेव मरुस्थल को हरा भरा कर रहा है। तो ये तो गया जॉर्डन नदी के जल का विवाद। तीसरा विवाद है गोलन हाइट का विवाद। इजराइल आसपास के देशों से लगातार युद्ध करता रहा है। उसने युद्ध के द्वारा इन देशों के कुछ क्षेत्रों को छीन लिया। इसी क्रम में उसने सीरिया से गोलन हाइट का क्षेत्र छीन लिया। यह जल का स्रोत है तथा सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो तीसरा विवाद कौन सा हो गया? गोलन हाइट का विवाद। चौथा है गाजा पट्टी एवं पश्चिमी बैंक का विवाद। पश्चिमी बैंक, बैंक का मतलब होता है किनारा। फिलिस्तीन के अनेक क्षेत्रों या बस्तियों जैसे गाजा पट्टी एवं पश्चिमी बैंक आदि पर इजराइल का कब्जा बना हुआ है। 1948 के समझौते में यह क्षेत्र फिलिस्तीन को दिया गया था, लेकिन इजराइल इसे वापस नहीं कर रहा है। तो ये हो गया चौथा विवाद, गाजा पट्टी और पश्चिमी किनारे का विवाद। पांचवा है यरूशलेम का विवाद। देखो, यह यानी कि यरूशलेम यहूदी, ईसाई व इस्लाम तीनों धर्मों का केंद्र है। 1948 के समझौते के तहत कहा गया कि यरूशलेम का आधा क्षेत्र इजराइल को तथा आधा क्षेत्र फिलिस्तीन को दिया जाएगा, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा बना हुआ है। इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी भी घोषित किया है। अमेरिका ने अपना दूतावास तेल अवीव से हटाकर यरूशलेम में स्थापित कर लिया है। तो इस प्रकार अमेरिका ने भी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है। तो ये हो गया यरूशलेम का विवाद। छठा विवाद है इजरायली बस्तियों को हटाने की समस्या। इजराइल द्वारा अधिकृत अरब क्षेत्रों में इस समय अनेक यहूदी बस्तियां हैं। ये बस्तियां गाजा पट्टी में रफिया नामक क्षेत्र में, जॉर्डन नदी की घाटी में, यरूशलेम के पास तथा गोलन पहाड़ियों पर स्थित हैं। ये बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल हैं। यहूदी बस्तियों को बसाकर इजराइल वास्तविकता के तर्क को जन्म देना चाहता है। इन अधिकृत क्षेत्रों में
अरबों की स्थिति दयनीय है। तो जो इजराइल है उसने अरब देशों के क्षेत्र छीन करके वहाँ पर इजरायली बस्तियों को बसा दिया है और इस के माध्यम से इजराइल वास्तविकता के तर्क को जन्म देना चाहता है। वास्तविकता के तर्क का मतलब है कि इजराइल कहता है कि वास्तविकता यह है कि जो इजरायली बस्तियां हैं वे जहां पर स्थापित हैं उनको वहां से नहीं हटा सकते हैं। अगर हटाएंगे तो इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा। तो इस प्रकार इजराइल इजरायली बस्तियों को अरब क्षेत्रों में बसाकर वास्तविकता के तर्क को जन्म देना चाहता है। तो ये तो गए विवाद के मुद्दे, यानी कि जो यहूदी हैं और जो मुस्लिम हैं या जो फिर इजराइल है और दूसरे मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके बीच में कौन कौन से विवाद हैं। अब देखते हैं अरब स्प्रिंग या अरब बसंत क्या है। अरब स्प्रिंग का अभिप्राय है अरबी जनता द्वारा अपने देशों की तानाशाही व एकदलीय व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करना, या फिर ये कह सकते हैं कि अरब देशों के लोगों द्वारा लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति करना। इसकी शुरुआत 2011 में ट्यूनीशिया से हुई थी। अब देखते हैं तेल कूटनीति कि तेल कूटनीति क्या है। तेल को कूटनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करना तेल कूटनीति कहलाता है। यहाँ पर तेल का मतलब है पेट्रोलियम। अब आगे देखते हैं तेल के कारण पश्चिमी एशिया महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना। तेल उत्पादक राज्यों को तेल से भरपूर धन मिला और शस्त्रीकरण की प्रक्रिया में अग्रणी हो गए। तो जो अरब राज्य थे उनमें खूब तेल का उत्पादन हुआ और इस तेल के उत्पादन के कारण उनको बहुत ज़्यादा धन मिला और इस धन का इस्तेमाल उन्होंने हथियार खरीदने में किया। अरब इजराइल संघर्ष तथा खाड़ी युद्ध का एक प्रमुख कारण तेल कूटनीति रही है। 1973 के अरब इजराइल युद्ध के समय पश्चिमी एशिया के देशों ने इजराइल पर दबाव डालने के लिए तेल को कूटनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया। 12 अक्टूबर 1973 को कुवैत के तेल मंत्री ने सभी अरब राष्ट्रों के तेल मंत्रियों से तेल को इजराइल के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उनका मत था कि इजराइल को समर्थन देने वाले सभी पश्चिमी देशों को तेल निर्यात बंद कर दिया जाए। तो इस प्रकार अरब देशों ने तेल को कूटनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया। इन देशों ने कहा कि यदि पश्चिमी देश इजराइल का साथ देंगे तो हम पश्चिमी देशों को तेल का निर्यात बंद कर देंगे। अब देखते हैं ओपेक। ओपेक क्या है। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि तेल निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना में है और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके जो संस्थापक सदस्य थे वे 5 थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 12 है। तो कभी इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी कोई नया देश शामिल हो जाता है, कभी कोई देश हट जाता है। तो जो अंतिम देश था जिसने ओपेक की सदस्यता का त्याग किया वो था अंगोला। और कब त्याग किया? 1 जनवरी 2024 को। तो ये हो गया हमारा टॉपिक पश्चिमी एशिया की राजनीति। पश्चिमी एशिया की राजनीति में एक टॉपिक और बचता है, वो है खाड़ी युद्ध। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट।